अच्छा जी, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग हैव बीन बैलेंसेस टेकिंग फ्रॉम द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ UWH ट्रेडर्स ऑफ December 31st 2017। UWH ट्रेडर्स का बैलेंस यहाँ पे दिए गए हैं जो कि अनएडजस्टेड है, ठीक है। ये डेबिट साइड है एंड ये क्रेडिट साइड दी गई है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑन December 31st 2017। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दी गई है, 4 एडजस्टमेंट है। एक मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री है, एक अनपेड रेंट है, एक इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है एंड डेप्रिसिएशन है। रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया है इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2017 एंड बैलेंस शीट एडजस्टिंग एंट्रीज क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2017। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज मांगी। सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट की हमने यहाँ पे हेडिंग डाली। आप पूरा पैटर्न मतलब बनाइएगा कि कंपनी का नेम होता है, फिर हम मिड लाइन में जो काम कर रहे होते हैं वो लिखते हैं। जैसे कि इनकम स्टेटमेंट बना रहे हूँ, हम मिड लाइन वो लिखेंगे एंड थर्ड लाइन में जो है वो मंथ आ जाता है, डेट आ जाता है एंड ईयर आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग डाली। सबसे पहले सेल्स से स्टार्ट करेंगे अगर क्वेश्चन में सेल्स गिवन है। सो यहाँ पर सेल्स गिवन थी, सेल्स थी 3,05,000। सबसे पहले हमने यहाँ पे सेल्स लिखी 3,05,000। अब लेस कर देंगे सेल डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न अगर क्वेश्चन में गिवन है। सो सेल्स रिटर्न था यहाँ पे 5,000 एंड सेल्स डिस्काउंट भी था 5,000 का। लेस सेल्स डिस्काउंट, लेस करा हमने सेल्स डिस्काउंट 5,000, लेस करा सेल्स रिटर्न 5,000। 3,05,000 से जब हमने ये दोनों अमाउंट को माइनस किया, हमारी नेट सेल्स आई 2,95,000 की। अब हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले मर्चेंडाइज ओपनिंग इन्वेंट्री लिखते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग थी हमारी 35,000। हमने यहाँ पे 35,000 मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 35,000। देन परचेजेस रखेंगे, ऐड करेंगे परचेजेस, और यहाँ पे जो परचेजेस थी वो 2,30,000 की थी। हमने यहाँ पे परचेजेस रखी 2,30,000 की। अगर रिटर्न वगैरह होती या डिस्काउंट वगैरह होती परचेजेस तो वो लेस करते हैं। सो यहाँ पर परचेज रिटर्न थी हमारे पास 15,000 की। हमने यहाँ से लेस करी परचेज रिटर्न 15,000। 2,30,000 से हमने लेस करी परचेज रिटर्न, हमारे पास परचेजेस हैं 2,15,000 की। अब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है तो वो ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन, जो कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन था 5,000 का। हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन 5,000 का ऐड कर दिया। 2,15,000 में हमने ऐड करा 5,000। नेट परचेजेस आई हमारी 2,20,000। इसके बाद हमने उस 2,20,000 को 35,000 में हमने ऐड करा तो हमारा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है 2,55,000। उसमें से अब लेस करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग जो कि एडजस्टमेंट डेटा में गिवन होती है, यहाँ पे 60,000 की दी गई है। लेस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग 60,000, 2,55,000 से लेस करें 60,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास है 1,95,000 की। अब हम सेल्स में से, ठीक है, अब हम सेल्स में से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,95,000 तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1 लाख, क्योंकि सेल्स करी हमने 2,95,000 की, जबकि हमें जो वो सेल्स पड़ी थी वो पड़ी थी 1,95,000 की। मतलब कोई चीज़ हमने खरीदी थी जो हमारे पास खरीदने, जो हमें बेचने की हमारे पास जो बेचने का सामान था वो जो हमें उसकी कॉस्ट पड़ी थी वो थी 1,95,000 की। जब हमने उसको बेचा तो वो 2,95,000 की बेची, तो हमें उस पर 1 लाख का मुनाफा हुआ। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट वो मुनाफा कहलाता है जो हम सेल्स पे कमाते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख का आया। अब हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सबसे पहले हम ऊपर अनएडजस्टेड बैलेंस में देखते हैं। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले अगर देखें यहाँ पर रेंट एक्सपेंस आया 60,000 का, और यहाँ पे एडजस्टमेंट डेटा में भी देखेंगे क्योंकि रेंट एक्सपेंस है, अनपेड रेंट है। अनपेड रेंट को क्या करते हैं हम रेंट एक्सपेंस में ऐड करते हैं। सो यहाँ पे रेंट एक्सपेंस 60,000 का, अनपेड रेंट है 2,000 का, तो ये दोनों अमाउंट प्लस करके ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखेंगे। रेंट एक्सपेंस 60,000 एड अनपेड रेंट 2,000, तो टोटल रेंट एक्सपेंस जो हो गया वो हो गया 62,000 का। इसके बाद हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर देखा जाए तो ऊपर तो हमारे एक्सपेंसेस खत्म, सिर्फ रेंट एक्सपेंस ही था, ठीक है। अब एडजस्टमेंट डेटा में आ जाते हैं। एडजस्टमेंट डेटा में इन दोनों को तो हमने एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड 12,000। अच्छा, ऊपर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस था। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मीन्स प्रीपेड,
तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो था वो 25,000 का था, जिसमें से एक्सपायर्ड जो हो गया वो 12,000 का। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जस्ट 12,000 मेंशन किए जाएंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस 12,000। एंड देन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट एस्टिमेटेड एट 4,000। यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट 4,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे कंप्लीट हो गए, एक 62,000 का था, एक 12,000 का था, एक 4,000 का था। तीनों अमाउंट को टोटल किया, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे आए 78,000 के। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 1 लाख का था, एक्सपेंसेस हमारे 78,000 को हैं। जब हमने 1 लाख में से 78,000 को माइनस करें तो हमारे पास 22,000 आया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। ये प्रॉफिट आया लेकिन फ्रॉम ऑपरेशन से, जो हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह को लेस किया है। अब आप लोग कहेंगे ये नेट प्रॉफिट नेट इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इनकम है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो अदर इनकम होती है वो है। तो जब अदर इनकम हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगी तो ये जो प्रॉफिट कहलाएगा वो कहलाएगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। फिर इस प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में आप ऐड करेंगे अदर इनकम। अदर इनकम जो हमारे पास है वो है यहाँ पे कमीशन इनकम 17,000 की। फिर हम एडजस्टमेंट के डेटा में देखेंगे और कोई तो इनकम नहीं है जो हमें आगे चल के रिसीव करनी है या हम रिसीव करना भूल गए। तो अगर देखा जाए तो 4 हमारे पास एडजस्टमेंट थी जिसमें कमीशन इनकम की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जस्ट कमीशन इनकम 17,000 का इनके पास था। तो हमने अदर इनकम में क्या लिखा, कमीशन इनकम। देखें यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में हम ऐड करेंगे अदर इनकम। अदर इनकम में सिर्फ हमारे पास कमीशन इनकम है जो कि 17,000 का था। 22,000 में 17,000 हमने ऐड करे। अब हमारे पास जाके नेट इनकम या नेट प्रॉफिट आई है 39,000 की। अब हम बैलेंस शीट पर आ जाते हैं। बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर करा, एसेट्स, लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज। सबसे पहले हमारे करंट एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स में हमारे पास हैं, करंट एसेट्स में सबसे पहले कैश है एंड बैंक है। 1,40,000 1 लाख का कैश, 1,40,000 बैंक 1 लाख का, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल 75,000। अकाउंट रिसीवेबल 75,000 लिख देंगे। कोई अलाउंसेस वगैरह नहीं है, इट्स मीन कि कोई कस्टमर वगैरह फरार नहीं हुआ, बस कस्टमर से 75,000 जो है वो रिसीव करने हैं जो आगे नेक्स्ट ईयर हम जाके रिसीव करेंगे, ठीक है। कोई जो है यहाँ पे अलाउंस बैड डेट वगैरह नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कोई लेस वगैरह नहीं करेंगे। बस अकाउंट रिसीवेबल 75,000 का हमने इस डेटा से पिक करा और यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद जो है वो हम क्या लिखेंगे, मर्चेंडाइज ओपनिंग है यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पे एंडिंग कंसिडर करते हैं बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे हमने लिखा मर्चेंडाइज क्लोजिंग 60,000 जो कि हमारे पास यहाँ डेटा में गिवन है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा मर्चेंडाइज एंडिंग, हमने यहाँ पे ओपनिंग थी लेकिन हमने एंडिंग लिखी। इसके बाद अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस था 25,000 का, तो लेकिन यहाँ पर हमें ये कहा गया था कि इंश्योरेंस एक्सपायर्ड जो है वो 12,000 का, ठीक है। मतलब अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो प्रीपेड इंश्योरेंस वो 25,000 का था, जिसमें से 12,000 का जो है वो एक्सपायर्ड हो गया। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अभी भी प्रीपेड है, वो अमाउंट हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 25,000 लेस इंश्योरेंस एक्सपायर जो है वो 12,000। 25,000 में 12,000 हमने माइनस किया तो हमारी जो रिमेनिंग अमाउंट बची वो है 13,000। 13,000 का अभी भी इंश्योरेंस जो है वो प्रीपेड है, ठीक है। हमने इस 25,000 में से ये 12,000 हमने माइनस करे, रिमेनिंग अमाउंट थी 13,000 जो कि अभी भी प्रीपेड है, सो हमने वो अमाउंट यहाँ पे शो कर दी। करंट एसेट हमारे ख़त्म हो गए, कंप्लीट हो गए। हम यहाँ पे टोटल करंट एसेट की हेडिंग डाल के 140,000 1,75,000 60,000 13,000 को ऐड सबको ऐड करके ये टोटल करंट एसेट आ गया 3,88,000 के। अब हम कर लेते हैं फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में हमारे पास सिर्फ इक्विपमेंट था जो कि 60,000 का था, इक्विपमेंट 60,000 लेस कर देंगे अलाउंस। ऊपर कोई अलाउंस नहीं दिया था, सिर्फ नीचे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था 4,000 का। इट्स मीन किसी 4,000 की मशीन जो है वो इस साल यूज़ हुई है, सो हमने लेस करा अलाउंस 4,000। 60,000 से 4,000 माइनस करे 56,000। 56,000 की मशीन है जो कि हम नेक्स्ट ईयर लेके जा रहे हैं, ठीक है। और टोटल फिक्स एसेट में सिर्फ एक ही चीज़ थी, इसलिए हमने टोटल फिक्स एसेट्स 50,000 यहाँ पे शो कर दिए। टोटल करंट एसेट में टोटल फिक्स एसेट जब हम प्लस करेंगे तो हमारे टोटल एसेट्स आ जाएंगे 4,44,000 के। अब हम लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी साइड पे चलते हैं। लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटीज़, यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने लिखा करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहले हमारे पास जो था वो था अकाउंट पेबल 60,000। हमने यहाँ पे अकाउंट पेबल लिख दिया 60,000 का।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करंट लायबिलिटी के साथ यहाँ पे बैंक लोन भी था। देखिए बैंक लोन जो होता है ना वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक जो है वो बैंक लोन लिख दिया है, लेकिन आप लोग नहीं लिखिएगा, ठीक है। मैं आप लोग को बताती हूँ कि बैंक लोन आपको आगे किस तरीके से लिखना है। करंट लायबिलिटी में सिर्फ आप क्या करेंगे, अकाउंट पे भी लिखेंगे। एंड ये जो रेंट अनपेड था इसकी एंट्री क्या होती है, एडजस्टिंग एंट्री रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेबल क्रेडिट, तो ये 2000 का रेंट पेबल आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, सिर्फ अकाउंट पेबल को और रेंट पेबल को प्लस करके लिखेंगे, वो आपकी करंट लायबिलिटीज कहलाएंगी। उसके बाद आप एक हेडिंग डालेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में फिर आप बैंक लोन लिखेंगे 1,30,000 का, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। फिर बैंक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में सिर्फ आपके पास बैंक लोन होगा, तो उसी को आप जो है शो कर दिए कि टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी सिर्फ आपके पास 1,30,000 की, ठीक है। देखिए करंट लायबिलिटीज में सिर्फ 60,000 एंड 2,000 प्लस होके आएंगे। फिर आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की हेडिंग डालेंगे। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आप बैंक लोन लिखेंगे 1,30,000 का। फिर आप फिर हेडिंग डालेंगे लॉन्ग टर्म लोन की और आप देंगे टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है 1,30,000 की। उसके बाद फिर आप आएंगे ऑनर सिक्योरिटी पे। ऑनर सिक्योरिटी में कैपिटल था हमारे पास 2,37,000। 2,37,000 का आपने कैपिटल लिखा। यहाँ पे आपके पास कोई ड्राइंग वगैरह ड्राइंग थी, यहाँ पे 24,000 की ड्राइंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेट इनकम ऐड करेंगे। 39,000 की नेट इनकम जो थी वो हमने ऐड करी। 2,37,000 में 39,000 हमने ऐड करे तो हमारे पास आए 2,76,000। इसमें से हमने लेस कर दी ड्राइंग जो थी वो यहाँ पे 24,000 की थी, ठीक है। 24,000 हमने लेस करे तो टोटल ऑनर सिक्योरिटी आई 2,52,000 की। फिर हमने क्या करना है, टोटल करंट लायबिलिटीज, फिर टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होंगी, फिर ऑनर सिक्योरिटी को प्लस करेंगे तो टोटल इक्विटीज आएंगी आपके पास 4,44,000 की, ठीक है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये करना किस तरीके से। जैसे यहाँ पर जो है वो करंट लायबिलिटीज में जो एक मिस्टेक हुई है, देखिए आपने क्या करा, आपने यहाँ पे करंट लायबिलिटीज की हेडिंग डाली, ठीक है। आपने यहाँ पे करंट लायबिलिटीज की हेडिंग डाली। करंट लायबिलिटीज में सिर्फ आपने लिखा अकाउंट पेबल, और एक चीज लिखी रेंट पेबल, जो कि एडजस्टमेंट के डेटा में हमें दी गई है, ठीक है। और आपने उनकी अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट लिखनी है। ये एक बैलेंस शीट का मैं पैटर्न बता रही हूँ, ठीक है। लाइन वगैरह नहीं ड्रॉ करी, बस मैं बता रही हूँ कि करंट लायबिलिटी और जब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी साथ हो तो किस तरीके से करते हैं। करंट लायबिलिटीज की हेडिंग डालेंगे। ये दो करंट लायबिलिटीज थी हमारे पास, 60,000 की जो थी वो अकाउंट पेबल था एंड रेंट पेबल जो था वो 2,000 का था। दो करंट लायबिलिटीज थी आपके पास, आपने टोटल हेडिंग डाली कि टोटल करंट लायबिलिटीज टोटल करंट लायबिलिटीज कितनी होंगी आपके पास, 62,000 की। ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर आपने हेडिंग डाली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आपके पास बैंक लोन था। बैंक लोन जो था वो 1,30,000 का था। सिर्फ एक ही लॉन्ग टर्म लायबिलिटी थी आपके पास। आपने यहाँ पे लिखा टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 1,30,000, ठीक है। ये आपकी टोटल करंट लायबिलिटीज हो गई, या आपकी टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप फिर हेडिंग डालेंगे ऑनर सिक्योरिटी की। ऑनर सिक्योरिटी में आप कैपिटल लिखेंगे, ऐड करेंगे नेट इनकम। ये आपके पास टोटल जो है वो आपका कैपिटल आ जाएगा कि आपका कैपिटल इतना था, आपको मुनाफा हुआ तो 2,76,000 आ जाएंगे। फिर आप लेस करेंगे ड्राइंग 24,000 की, ये टोटल ऑनर सिक्योरिटी आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे कि आप 62,000 को, 1,30,000 को एंड 2,52,000 को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 4,44,000। क्योंकि करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दोनों साथ थी, इसलिए पहले करंट लायबिलिटीज लिखेंगे तो टोटल करंट लायबिलिटीज हो जाएंगी। फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिखेंगे, टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, टोटल करंट लायबिलिटीज, टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड टोटल ऑनर सिक्योरिटी को प्लस करते हैं तो टोटल इक्विटी के साथ ही। बस मैंने यहाँ पे क्या गलती करी कि बैंक लोन को करंट लायबिलिटीज के साथ दिखा दिया।
लेकिन वो मिस्टेक मैंने ठीक कर दी है, ठीक है। आप लोग ऐसे नहीं करिएगा, आप लोग पहले करंट लायबिलिटीज़ की हेडिंग डालिएगा, फिर आप इस तरीके से टोटल करंट, दोनों करंट लायबिलिटीज़ लिखी है आपने, फिर टोटल करंट लायबिलिटीज़ हो गई। फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की हेडिंग डालिएगा, बैंक लोन लिखिएगा, एक ही टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी थी आपके पास, फिर आपने लिखा टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ 1,30,000। फिर आप ऑनर सिक्योरिटी को तो बिल्कुल इसी तरीके से करेगा, फिर टोटल करंट लायबिलिटीज़, टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड टोटल ऑनर सिक्योरिटी को ऐड करेगा, तो आपके पास टोटल इक्विटीज़ आ जाएंगे 4,44,000 की, ठीक है। ये आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। बैलेंस शीट के बाद था हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज हमारे पास सिर्फ 4 थी, ठीक है। सबसे पहले जो हमारी एडजस्टिंग एंट्री थी वो थी एंडिंग इन्वेंट्री 60,000। सिंपल एंट्री फिक्स एंट्री होती है। एडजस्टिंग एंट्री सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट एडजस्टिंग एंट्री बना रहे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट टू एडजस्ट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग 60,000। सेकेंड एडजस्टिंग एंट्री थी हमारी अनपेड रेंट की, वो भी बिल्कुल सिंपल होती है और जो अमाउंट दी गई होती है उसी अमाउंट पे बनती है। सेकेंड रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट 2,000 टू एडजस्ट अनपेड रेंट। थर्ड एंट्री हमारी जो थी वो इंश्योरेंस एक्सपायर्ड की थी। अगर ऊपर प्रीपेड है और नीचे एक्सपायर्ड है तो फिर एक्सपेंस ही एक एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड होती है और जो अमाउंट नीचे दी जाती है उसी अमाउंट पर वो हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो ऊपर प्रीपेड इंश्योरेंस था और यहाँ पे इंश्योरेंस एक्सपायर्ड था, तो हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस पे एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड एंट्री है इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, और वही अमाउंट लिखेंगे जो हमें एडजस्टमेंट के डेटा में दी गई होगी, 12,000 टू एडजस्ट इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। फोर्थ एंट्री जो थी, फोर्थ एंट्री वो थी डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट एस्टिमेटेड एट 4,000। फोर्थ एंट्री हमने फोर्थ एंट्री बनाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 4,000 टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। 4 एंट्रीज थी हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज जो कि हमने बना ली है। अब हम क्लोजिंग एंट्रीज पर आ जाते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज में हम क्या करते हैं, सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम क्लोज होती हैं, फिर जो नेट इनकम, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है उसको क्लोज करते हैं एंड फिर ड्राइंग क्लोज होती है। सबसे पहले हम सारे एक्सपेंसेस क्लोज करते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज की हेडिंग डाली आपने, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री बनेगी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। सारे एक्सपेंसेस में सबसे पहले हम यहाँ से करते जाएंगे। सबसे पहले हमने लिखा परचेजेस 2,30,000 की, हमने यहाँ पे परचेजेस 2,30,000 की। परचेजेस के बाद हमने लिखा ट्रांसपोर्टेशन इन 5,000 का, ट्रांसपोर्टेशन इन 5,000 का। इसके बाद हमने लिखा सेल्स डिस्काउंट 5,000। सेल डिस्काउंट के बाद था यहाँ पर रेंट एक्सपेंस 60,000 का था एंड नीचे अनपेड रेंट भी था, तो दोनों प्लस करके लिखेंगे। जैसे इनकम स्टेटमेंट में हम, अच्छा इनकम स्टेटमेंट में जो माइनस प्लस होंगे ना एक्सपेंसेस वगैरह, वही कैलकुलेशन हमें यहाँ पे भी शो करनी है। तो रेंट एक्सपेंस 60,000 का पहले का था, 2,000 और पे करने, दोनों मिला के इस साल का कितना एक्सपेंस हो गया 62,000 का। रेंट एक्सपेंस के बाद था सेल्स रिटर्न जो कि एक एक्सपेंस है और वो है 5,000 का। यहाँ पे हमने लिखा सेल्स रिटर्न 5,000। इसके बाद हमने मर्चेंडाइज ओपनिंग हम मिस हो गई थी, हमसे स्किप हो गई थी, जो कि 35,000 की थी। अब हम लिख लेते हैं मर्चेंडाइज ओपनिंग 35,000 की। ऊपर से सारे एक्सपेंसेस लिख लिए, अब नीचे आ जाते हैं एडजस्टमेंट डेटा में। नीचे जो है वो इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है 12,000 का, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड ऐसे ही लिख देंगे 12,000 का, ठीक है। और इसके बाद है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4,000 का, हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख दिया 4,000 का। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड वही क्यों लिख दिया, क्योंकि ऊपर जो था वो अनएक्सपायर्ड था और नीचे एक्सपायर्ड था, तो नीचे ही बताया गया है कि जो इस साल एक्सपेंस हुआ है, जो इंश्योरेंस का एक्सपेंस हुआ है वो टोटल 12,000 का ही हुआ है, तो सिर्फ 12,000 ही हम यहाँ पे शो कर देंगे। जो हमने इनकम स्टेटमेंट में शो करा वही हम यहाँ शो करेंगे, ठीक है। सारे एक्सपेंसेस हमारे हो गए हैं, सबको हमने प्लस करा तो हमारे टोटल एक्सपेंसेस आए 3,58,000 के। अब हम नरेशन बनाते हैं टू क्लोज ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट्स। अब हम क्या करेंगे, सेकंड एंट्री है हमारी इनकम, हम क्लोज करेंगे। सारी इनकम क्लोज होते हुए आती है डेबिट साइड पे। तो सबसे पहली जो हमारी इनकम थी वो थी परचेज रिटर्न 15,000, हमने यहाँ पे परचेज रिटर्न लिख दिया 15,000। परचेज रिटर्न के बाद सेल्स 3,05,000, सेल्स 3,05,000। इसके बाद कमीशन इनकम थी 17,000,
कमीशन इनकम 17,000। इसके बाद थी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग, जो कि हमें एडजस्टमेंट डेटा में दी गई थी 60,000। हमने यहाँ पे 60,000 मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग दी थी। एडजस्टमेंट डेटा में और देख लेते हैं कि कोई इनकम वगैरह तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये इनकम भी हमारी क्लोज होगी, तो हमने सारी इनकम को ऐड करा। क्रेडिट साइड पे हमने लिख दिया 3,97,000, एक्सपेंसिव रेवेन्यू समरी अकाउंट 15,000, 3,05,000, 17,000 एंड 60,000 को जब प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगी 3,97,000 की, जो कि हमने एक्सपेंसिव रेवेन्यू समरी अकाउंट लिखी क्रेडिट साइड पे ये अमाउंट मेंशन करनी है। टू क्लोज ऑल इनकम अकाउंट्स, ठीक है। थर्ड एंट्री क्या होगी, अगर इनकम या लॉस हो उसको क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनकम का जो एक्सपेंसिव रेवेन्यू समरी अकाउंट आया है वो 3,97,000 आया है, और एक्सपेंस का जो एक्सपेंसिव रेवेन्यू समरी अकाउंट आया है वो 3,58,000 का, मतलब कम है। इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, इट्स मीन प्रॉफिट हुआ है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकम की एंट्री जो है वो क्लोज करेंगे। और जब हम किसी नेट इनकम नेट प्रॉफिट को क्लोज करते हैं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट डेबिट साइड पर आता है एंड कैपिटल क्रेडिट साइड पे जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट जो है वो आप शो कर सकते हैं, जैसे 3,90,000 को 3,58,000 से हमने माइनस कर दिया। सो हमारे पास प्रॉफिट है 39,000 का, ठीक है। ये प्रॉफिट की एंट्री क्लोज करनी है। टू क्लोज नेट प्रॉफिट, ठीक है। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा। टू क्लोज नेट प्रॉफिट 39,000 का। फोर्थ एंट्री जो है वो ड्राइंग की होती है। ड्राइंग जब क्लोज होती है तो कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड पे, और बदले में कैपिटल डेबिट साइड पर आ जाता है। और यहाँ पे ड्राइंग जो थी वो 24,000 की थी, जो कि यहाँ पे अनएडजस्टेड डेटा में हमें दी गई है 24,000 की। टू क्लोज ड्राइंग अकाउंट। क्लोजिंग एंट्रीज यही 4 होती हैं, ना 5 होती हैं ना 3 होती हैं, ठीक है। 3 जब होंगे जब हमारे पास ड्राइंग नहीं होगी। अगर हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, तो जाहिर है कि ये तो बनेगी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की, ठीक है। ड्राइंग की ये होता है कि अगर क्वेश्चन में ड्राइंग गिवन है तो बन गई, नहीं है तो नहीं बनी। लेकिन ये 3 एंट्री तो कंपलसरी है क्लोजिंग एंट्री में, ये 3 एंट्री तो लाजमी बनेंगी, ठीक है। लेकिन ड्राइंग पे ये होता है कि अगर ड्राइंग क्वेश्चन में है तो बनेगी, अगर नहीं है तो नहीं बनेगी। तो ये क्लोजिंग एंट्रीज हो गई, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं, जितने भी एडजस्टमेंट डेटा उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज बनेगी। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बन गई, रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर ली है। बस याद रहे कि एडजस्टिंग एंट्री में कोई अगर जैसे कोई अकाउंट है और ऊपर भी उसका अकाउंट है, जैसे कि यहाँ पे ये था कि अनपेड रेंट और ऊपर भी रेंट था, जैसे कि इंश्योरेंस एक्सपायर्ड ऊपर भी इंश्योरेंस था, तो दोनों को देखते हुए एडजस्टिंग एंट्री बनेगी। कहीं पर ये होता है कि वैल्यूज़ माइनस करने की नीड नहीं होती है, लेकिन कहीं पर वैल्यूज़ वगैरह ऐड या लेस करने की नीड होती है, तो देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो एडजस्टमेंट के डेटा में अमाउंट दी गई है उसी अमाउंट पे हम एडजस्टिंग एंट्री पास कर दें, ऐसा नहीं होता। कभी कभार अमाउंट को ऐड और लेस करना होता है, अमाउंट को एडजस्ट करना होता है। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कंप्लीट हो गया है।